बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे K4 प्रोजेक्ट के हवाले से। इस प्रोजेक्ट पर हम पहले भी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे K प्रोजेक्ट में नए इंकशाफात की जो कि सामने आ चुके हैं। 30 कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्टील पाइप की स्पेसिफिकेशन पर सीरियस ऑब्जेक्शंस दिए हैं और उनका कहना यह है कि ये जो पाइप हैं वो पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये पाइप जो है वो ऑयल और गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं। पानी के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ स्टील पाइप इस्तेमाल होती है और उनकी लागत, उनकी कीमत भी इसके मुकाबले में, इन पाइप्स के मुकाबले में बहुत कम है। जबकि मगर वापडा जो है वो मैना मानू की तकरार पर कायम है और 30 कॉन्ट्रैक्टर्स ने दरख्वास्त की है कि K4 के पाइप का टेंडर्स जो है वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया जाए, मगर वापडा ने उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो कि अक्टूबर 2021 में जारी हुए थे और जिसके तहत बेशुमार जो मुकदमात हैं वो नैब की दस्तरस से बाहर हो गए हैं, मगर नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और नैब प्रोसिक्यूटर्स कानून पर यकसा अमल नहीं कर रहे। इसके बारे में प्रोग्राम में आज तशरीह करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं K4 प्रोजेक्ट के हवाले से। पहले भी हमने कुछ प्रोग्राम्स में इस बारे में बात की है और अब जो नए इंकशाफात सामने आए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? वापडा ने कॉन्ट्रैक्टर्स की जो दरखास्तें हैं वो भी मुस्तरद कर दी हैं और मैना मानू की तकरार पर मुसलसल कायम है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? K4 काफ़ी प्रॉब्लम में है ये प्रोजेक्ट पिछले 2-3 सालों से, और वापडा जब से इस पे आया है इस पे नए इंकशाफात हो रहे हैं। मगर एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दें, पिछले प्रोग्राम में हमने जो है इसके ऊपर एक वेबसाइट पे जो है पूरी खबर आई थी कि पाइप का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड हो गया है। उसके क्रेसेंट स्टील पाइप लाइट प्रोडक्ट ने आज लेटर आया है इनका 30 मार्च का, इसके नाम न्यूज़ वन के नाम के, ये खबर जो है ये गलत है ये, और उनको कोई अवार्ड नहीं हुआ है। और ये जो है इनकी यानी इसके प्रोग्राम में जो कहा गया है कि ये अवार्ड हो गया है, तो इससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक ब्रीफिंग इन्होंने अपने कोई बिजनेस को दी थी, कोई ब्रोकर ने वो रिपोर्ट गलत छाप दी होगी, तो इसको जो है वो हम इसको डिनाई करें तो हमें अफसोस है कि ये आपकी ऊपर जो है ये ब्लेम लगा, बिकॉज कि वो रिपोर्ट जो इसने छापी है जो वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, जिसके अंदर के हुआ है कि काम है कि काम इनको अवार्ड हो गया है और ये तैयारी कर रहे हैं, तो वो गलत है। और हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये अच्छा है कि इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि इन्होंने ना इनको कोई काम अवार्ड हुआ है पाइप का, ना ये इनको कोई ठेके में शामिल नहीं है। अभी तो इसके कॉन्ट्रैक्ट अभी अवार्ड होने हैं, 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये फिर पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, तो ये क्लैरिफिकेशन इस प्रोग्राम के तहत आपको दे रहे हैं। अब आगे आते हैं कि इसका टेंडर जो है वो पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये बहुत जल्दी में है, वापडा की जल्दी से अवार्ड हो जाए। भाई क्यों जल्दी में है? इस वक्त दुनिया की पूरी इकॉनमी टर्मोइल में है। इस वक्त पाकिस्तान के अपने हालात जो है इस काबिल नहीं है, हमें अपने पैसों का पता नहीं है। हमारे यहाँ डिवेल्यूशन जो है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, पिछले 10 दिनों के अंदर जो है 8 रुपये के डॉलर जो है वो डिवेल्यू हो गया है रुपया, और 8 रुपये महंगा हो गया है। तो उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त लोन चढ़ गया है जो 130 अरब डॉलर का है, 8 रुपये के हिसाब से वो इस वक्त तकरीबन 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इन्होंने इनको रिक्वेस्ट की, कॉन्ट्रैक्टर 30 कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर शामिल हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये एक तो पाइप, स्टील पाइप की रिक्वायरमेंट हम कहते हैं रहे हैं कि ये इंटरनेशनली पॉसिबल नहीं है और इट इज़ नॉट टेक्निकल सॉल्यूशन। टेक्निकल सॉल्यूशन पाइप की जगह ग्रेविटी है, ग्रेविटी के जो बनते रहे हैं और जो बना भी हुआ पड़ा है, चलो वो नहीं है तो इसकी जगह जो है GRP पाइप हो जाए। अब स्टील पाइप के अंदर एक नई चीज़ दाखिल हो गई है इसके अंदर कि ये पाइप जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है वापडा ने, ये वो पाइप है जो कि हैवी ड्यूटी पाइप होता है। देखिए ना, एक रोड बनती है, रोड जो है वो एक लाइट ड्यूटी के लिए होती है, कारों के लिए, एक होती है हैवी ड्यूटी जो के लिए टैंक्स के लिए बनती है, उसकी कीमत जो है वो डबल ट्रिपल होती है। ये पाइप जो है जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ये ऑयल इंडस्ट्री के लिए है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, गैस जिसके प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिनकी लीकेज का खतरा होता है, लीकेज बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि आपको चेंज करें,
वापडा ने कहा नहीं आपने ये इस्तेमाल करना है। भाई क्यों करना है यार? एक पीपीआरए रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोक्योरमेंट शुड बी मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिक में नहीं आता, पीपीआरए के तहत ये इलीगल है। ठीक। कि आप अगर रिक्वायरमेंट है वो एक लेसर स्पेसिफाइड आइटम की है और आप हैवी डाल दें, आपको रिक्वायरमेंट है कि 4 सीट की जो है वो करोला चाहिए आपको, या वो चाहिए सुजुकी चाहिए, आप उसी जगह जो रोड साइड 4 सीट की डाल दें और 10 गुना प्राइस हो, ये वो है। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हालात सही नहीं है, हमारे पास टाइम इसके अंदर चीज़ें नहीं है आपने दी पूरी, हमें इसके अंदर जो है वो कैथोडिक प्रोटेक्शन का आपने नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आप इसको एक्सटेंड कर दें भाई खुदा के वास्ते 30 अप्रैल तक। नहीं एक्सटेंड करना हमने, आपने इसी में करेंगे। फिर उस पर कहा गया कि आपको इसकी कैथोडिक प्रोटेक्शन की डिटेल दें, डिटेल भी नहीं है हमारे पास, आपने जो करना है आप कर लें। अरे भाई इस तरह कोई टेंडर बनते हैं? आपने 1 अरब रुपए ठेकेदार कंसल्टेंट को दे दिए, कंसल्टेंट को वो काम करे पूरा से, इसका जवाब दें। और एक दो नहीं है, मगर इसके अंदर यही है कि ये 2-3 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये अवार्ड होना है, वो ही ले जाएंगे, सबों का ऑब्जेक्शन लाया कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़े, यानी आप देखें ना ऑब्जेक्शन की ये स्लाइडें चल रही हैं कि इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई ये इस वक्त जो है वो पाइप जो है वो 60 to 70% कन्वेंस टेंडर्स के जो कॉस्ट है उसे पाइप की है। तो आप इसके ऊपर ख्याल रखें, इसकी स्पेसिफिकेशन चेंज करें और इसके कंडीशन ऑफ पेमेंट सही करें। वो नहीं मानते, इसके नहीं रिजेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही होगा। इसके अंदर लिखा है कि इसके साथ रोड बनेंगी और सारी चीज़ें बनेंगी, तो वो भी आप उसको बताएं कि उसके पैसे, वो पैसे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को इतना महंगा कर दो कि ये जो 40 अरब का कॉन्ट्रैक्ट आज भी हो सकता है कंप्लीट, ये 4000 अरब का हो जाए। और ये जो चीज़ है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने बताया कि इसके अंदर जो है वो 40 किलोमीटर की जगह जो है वो इनके पास नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, वो लेना है। और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ये 18 महीने क्या काम ख़त्म करना है हमने, ये कोई 100-200 किलोमीटर पाइपलाइन डालने का, तो इसके लिए हमें 18 महीने के ख़त्म करने के लिए पाइप भी लेना होगा, खुदाई भी करनी होगी, साइट हैंड ओवर करें ताकि जैसे काम अवार्ड हो साइट दे दें। नहीं साइट हम नहीं देंगे आपको। अरे साइट नहीं देंगे तो काम कौन करेगा? और जब साइट नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका क्लेम बनेगा, वो क्लेम वापडा देगी उसको, क्योंकि साइट हैंडओवर नहीं करने पे वापडा ने अरबों रुपए के क्लेम दिए हुए और आज भी दे रहे हैं। दासू डैम में दे रहे हैं, भाषा डैम में दे रहे हैं, मेहमद डैम में दे रहे हैं, नंदीपुर में दे रहे थे, इसके हर एक में दे रहे हैं। तो ये इनका जो है असर इसके टेंडर का और इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा यानी मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला जो है इनको अकल दे कि ये जो है इसके अंदर स्पेसिफिक कह दिया, ठेकेदार जो है वो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आपने एक जगह 15 लिखा है और दूसरी जगह 16 लिखा है, तो कोई बात नहीं 16 साल का हो जाए। मतलब ऐसा जोक चल रहा है इसके साथ। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापडा वाला जो है वो वापडा का, ये एक और मैं आपको बता दूं कि वापडा के ऊपर जो है बहुत बड़ा सीरियस चार्ज जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने यही मेहमद डैम और भाषा डैम पे लगाए हैं। ये पिछली हुकूमत जब गई थी और नई हुकूमत आ रही थी उस दौर में ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए थे, सिंगल टेंडर अवार्ड हुए थे। कंसल्टेंसी का नेस्पाक को अवार्ड हुआ मेहमद डैम का, कंसल्टेंसी का भाषा डैम का नेस्पाक को अवार्ड हुआ और QCBS पे 3 गुना प्राइस पे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। भाषा डैम जो है वो अवार्ड हुआ चाइना पावर को सिंगल टेंडर करके, और उसमें उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया डेस्कॉन को और चाइना गिजेबो को। और चाइना गिजेबो के अंदर चाइना गिजेबो जब वो दूसरा डैम आया मेहमद डैम आया, उसके अंदर डेस्कॉन को क्वालिफाई कर दिया चाइना गिजेबो को उसके साथ, और चाइना पावर को और FW को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल था। एक टेंडर के अंदर जो है वैल्यूएशन में PPRA का खुद एक डायरेक्टर जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मतलब ये जो चीज़ें उठेंगी तो ये बहुत दूर तक जाएंगी। ये करप्शन की इंतहा इस मुल्क के अंदर। पैसा नहीं है, मगर वापडा के कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले हैं जो आज हैं, और ये K4 है, इसको अल्लाह ताला जो है इनको अकल दे, इसको इमीडिएटली रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। सर आप क्या समझते हैं इसकी रीज़न क्या है? वापडा क्यों कॉस्टली जो पाइपलाइन है वो ही इस्तेमाल करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है वो वापडा को पता है क्या रीज़न है।
वजह यह है कि जब ये एक चीज़ एक रिपोर्ट बना के दी हुई है जिसमें कि सिंध गवर्नमेंट की पूरी टेक्निकल कमेटी की थी कि ये सही रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मतलब ऐसे ही हो रहा है ना कि आप जो है वो झूठों के ऊपर जो है वो निसार कर रहे हैं, और उस झूठ का जो है चलो असर कुछ नहीं होता कि अगर कुछ नुकसान नहीं हो, उस झूठ का नुकसान ये है कि 40 अरब की जगह आपको 500 अरब खर्च भी करेंगे और काम होगा भी नहीं। वापडा के इस प्रोजेक्ट के अंदर काम इसलिए नहीं होगा कि जगह मौजूद नहीं है, पोजीशन और साइट मौजूद नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर काम ही नहीं शुरू कर सकता, और ये काम सिंध में होना है और फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको करेगी, तो सिंध के अंदर काम होने में सिंध गवर्नमेंट की भी रजा शामिल होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की इसमें रजा नहीं है, सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये पाइप लगे, सिंध गवर्नमेंट ने इस पर 10 ऑब्जेक्शन किए, मगर वापडा जो है वो मैं न मानूं की तकरार पे लगा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने जो असर डैम्स का किया हुआ है सारे पाकिस्तान में डैम्स के, यानी आप उससे सोचें ना कि ये नीलन झेलम डैम जो मुश्किल से ज़्यादा 45 अरब का था वो 550 अरब में ख़त्म हुआ है। मतलब किसी ने पूछा, और क्लेम, उस क्लेम के अंदर जितना बड़ा करप्शन होगा उतने ज़्यादा कमीशन आएगा, उतने ज़्यादा जो है वो इनका अपना मफाद है, इसके अंदर किसका मफाद है किसका मफाद नहीं है उसको हम इस प्रोग्राम में नहीं कह सकते, मगर इसके ऊपर एक कमीशन बनेगा। टीआई पाकिस्तान रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट से, आज की गवर्नमेंट से, कल की गवर्नमेंट से, कि पूरा एक कमीशन बनाए कि वापडा के सारे टेंडरों के अंदर जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के हिसाब से गलत है उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो कि अक्टूबर 2021 में जारी हुए थे और जिसके तहत बेशुमार जो मुकदमात थे वो नैब की दस्तरस से बाहर हो गए थे, और मगर नैब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है और नैब प्रोसिक्यूटर्स है उन पर ये कानून है, उन कानून पर यकसा अमल नहीं किया जा रहा। और एक कानून नैब कोर्ट के मुख्तलिफ नज़रिए हैं, जबकि नैब कोर्ट के दर्जनों जजेस के अपने अपने नज़रिए हैं। शायद यही वजह है कि कानून रूल्स ऑफ लॉ को नज़रअंदाज किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर हुकूमत बदल जाती है, जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, तो आप क्या समझते हैं नैब के कानून का क्या होगा, नैब के चेयरमैन का क्या होगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी जो इस वक्त इशू आ रहा है रूल ऑफ लॉ का। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, हर आदमी ये कहता है, इमरान खान भी ये कहता है, जरदारी भी यही कहता है, शहबाज शरीफ भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, यूरोप भी यही कहता है। ठीक। मगर रूल ऑफ लॉ जो है वो होता क्या है? रूल ऑफ लॉ ये है कि एक लॉ बना दिया गया है, उस पर अमल करें। नैब का लॉ 1999 में बना, नैब ऑर्डिनेंस 1999, NAO 1999। ठीक। उसके बाद उसके अंदर कई जो है वो चेंजेस आई हैं, ऐड और माइनस हुआ है। वो उसकी जो वजूहत है वो हमें पता है, हम यहाँ नहीं बता सकते कि ये सारा का सारा जो है ये यानी इट वाज ऑल फॉर सर्टेन पर्पसेस। लेटेस्ट इनका जो आया है वो 6 अक्टूबर को इनका ऑर्डिनेंस आया, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इसके लॉ में, और चेंजेस आई। उसके बाद 30 अक्टूबर को उसके ऊपर 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ गया कि जो 2nd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर जो है कुछ फर्दर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन दी। अब वो जो लॉ बन गया, तो वो लॉ बन गया, तो वो लॉ जो है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द नैब केसेस। और उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि नैब के लॉ जो है वो इस केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक। मतलब कई उसके अंदर चीज़ें हैं, मैं तो बता रहा हूँ। उसके अंदर चेयरमैन नैब का लिख दिया है कि चेयरमैन नैब का जो है वो दोबारा री अपॉइंट हो सकता है, पहले नहीं था। फिर एक और आ गया उस लॉ के अंदर के चेयरमैन नैब जो है वो उस वक्त तक चलता रहेगा, टेनर ख़त्म होने के बाद भी, जब तक कि नया चेयरमैन नहीं आता। इन चेयरमैन नैब का टेनर जो है वो ख़त्म हो गया था अक्टूबर की 30 को या कब, और मगर ये अभी मार्च आ गई है, 6 महीने से इनका चल रहा है क्योंकि नया नहीं आया। ये ऑर्डिनेंस जो है ये जून में ख़त्म हो जाएंगे। जून में जब ख़त्म हो जाएंगे ऑर्डिनेंस सारे, तो अगर ये पार्लियामेंट से पास नहीं होते, जून में ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा नैब का?
फिर नैब के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का क्या होगा, फिर नैब के उन केसेस का क्या होगा जो कि इस दौरान में दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रूल्स और लॉ की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जो आने वाली है या यही गवर्नमेंट है जो चलने वाली है, तो ये इस चीज़ को रूल और लॉ की एप्लीकेशन सही बनाए। इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। दे आर दी पर्सन हु वुड मेक इट। मगर वहाँ पे रुकावटें हैं। नैब का जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस, वो ज़रूरी थे 1999 से। आज 23 साल हो गए, वो बने ही नहीं है। तो उसके हिसाब से लीगली देखा जाए नैब का कोई भी केस जो है वो सही नहीं है और वो शूट डाउन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये बगैर रूल के जो है केस चल ही नहीं सकता था। केस हुआ कैसे ये? नैब के लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अकाउंटेंसी कोर्ट का जज जो है फैसला सुनाएगा। मस्त है। एक केस के अंदर भी नहीं हुआ, अकाउंटेंसी जज जो है वो 2-2 महीने की एक्सटेंशन देता है। उसको इन्होंने चेंज करके बना दिया 6 महीने के लिए कर दिया। अरे भाई, आप लॉ को सख्त करें, लॉ को आप नरम क्यों कर रहे हैं? नैब के नए ऑर्डिनेंस के तहत जो है, मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक करके कि कई केसेस नैब के अगर इस वक्त 1000 केसेस चल रहे हैं तो 850 केसेस खत्म हो गए हैं, नैब के परव्यू से बाहर हो गए। ये खत्म क्यों नहीं कर रहे, ये देखना है। ये अपनी जो है वो मनमानी जो है वो कौन कर रहा है? वो अकाउंटेंसी कोर्ट का जज कर रहा है, वो प्रोसिक्यूटर खुद कर रहा है, वो आईओ कर रहा है। नैब के मतलब कौन नहीं करने वाला? नैब के अंदर जो है जब ये चीज आ गई कानून में कि ये देखिए नैब का कानून क्या क्या आया, ये जो इनका मेन इसका कानून आया था, इसके अंदर ये था कि 6 अक्टूबर के बाद फलाने जो है क्राइम जो है वो नैब के कानून से बाहर हो गए। उसके अंदर सबसे बड़ा तो ये था कि स्टेट बैंक जो है वो उसको इससे बाहर कर दिया। अच्छा। स्टेट बैंक के ऊपर ये कानून लगेगा ही नहीं। ठीक है। इनकम टैक्स के मसले, टैक्सेशन के मसले इस कानून से बाहर कर दिए कि उस कानून पे लगे, मतलब कानून नहीं लगेगा तो ये कानून को जो केसेस नैब के अंदर पड़े हुए हैं उनको उसको इमीडिएटली क्लोज करना चाहिए ना। उसको क्लोज करके इसी ऑर्डिनेंस के तहत जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए। इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स को चला जाए, स्टेट बैंक वाला बैंकों वाला स्टेट बैंक को चला जाए। वो क्यों नहीं हो रहा? ये कौन करेगा? अकाउंटेंसी जज करेगा। इसकी एप्लीकेशन जो है लॉ की जज करता है ना, या डिपार्टमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्या किया इसके अंदर? जिसने कानून बनाया मिनिस्ट्री लॉ में, फारूक नसीम साहब, क्या किया उन्होंने? वो तो रिजाइन कर दिया आज। ऐसे इसके अंदर नैब ने क्या किया? नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को इन्हीं कानून के तहत जो है अपनी एक्सटेंशन 4 साल की और मिल गई है। उन्होंने क्या किया कि इसके हिसाब से प्रोसिक्यूटर जनरल को सारे केसेस जो है वो प्रॉपर्ली वापस करने से अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया। 6 महीने क्या हो रहा है? ये 6 महीने की ये इनकी जो है, कौन इसका जवाब देगा? इसके अंदर शौकत तरीन को जो है वो नैब ऑर्डिनेंस 2021 के तहत जो है वो उनको फ्री कर दिया नंदीपुर के केस में और दूसरे रेंटल पावर के केस के अंदर। इसको बाबर अवाम को फ्री कर दिया। मगर शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पीएसओ के अपॉइंटमेंट के केस में लीगल में इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, उसके साथ वो फेस कर रहे हैं, इमरान पीएसओ का एमडी फेस कर रहा है, ट्रायल फेस कर रहा है। उसके साथ मुश्ता इस्माइल फेस कर रहे हैं। इसके साथ केपीटी के अंदर जो है बाबर गौरी साहब फेस कर रहे हैं कि नौकरियों के ऊपर। पीआईए के अंदर जो है मेहताब अब्बासी साहब फेस कर रहे हैं। अली मोहम्मद तबा जो है वो फेस कर रहे हैं। इनका क्या कसूर है? ये मतलब कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती है ना, तो वकील जाता है, वकील की फीस होती है। फीस जब ये नैब ऑर्डिनेंस नहीं था तो वकीलों की फीस होती थी 50,000 60,000। जब से नैब ऑर्डिनेंस आया है और वो है तो वकीलों की फीस आप बिलीव करोगे 25-25 करोड़ रुपए ले रहे हैं। एक सेनेटर आज बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने कहा था 25 करोड़ फीस ली है उसने। 5 करोड़ इनके आम जाम है, किस बात की फीस ले रहे हैं? जी केस भी बड़ा है ना ये। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत अब इसके मतलब जो एक्यूटर हुई है, मैं आपको ये एक्यूटर बता रहा हूँ, आप एक एक करके देखते जाएं कि
अभी मैं आपको ये दो आइटम हो गए कि स्टेट बैंक आउट हो गया, इसके साथ वो आउट हो गया अपना इनकम टैक्स टैक्सेशन मैटर सारे आउट हो गए। फिर ऑल दी डिसीशंस ऑफ फेडरल कैबिनेट एंड सब कमिटीज वो आउट हो गए। मतलब अब फेडरल कैबिनेट के अंदर अपॉइंटमेंट जो उन्होंने किए हैं लीगल किए सारों को ख़त्म कर दिया। मतलब ये तो फ्री हो गया ना, ये पूरी की पूरी हुकूमत जो है 3.5 साल की इसमें फ्री हो गई है। पिछले वाले फंसे हुए हैं, उन पर केस चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया था उसके अपॉइंटमेंट का, पीएसओ के एमडी का, वो केस खत्म नहीं हुआ। ठीक, ये कानून क्यों नहीं लग रहा है? ये केपीटी के जो है 300-700 जो अपॉइंटमेंट थे वो रेगुलराइज करने के लिए वो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था। वो हाई कोर्ट में फ्री हो गए। हाई कोर्ट ने उसको उनको केपीटी को मना कर दिया कि इनको आप नहीं निकाल सकते, इनके अपॉइंटमेंट सही है, रेगुलेशन सही है, इस कानून के तहत उनको खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं खत्म हो रहे? कई केसेस हैं जिसके अंदर के तीसरा इसके अंदर जो था वो सेक्शन 3 था कमेटी के बाद, एनी पर्सन और एंटिटी हु और द ट्रांजिशन इन रिलेशन टू देयर टू विच आर नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। फिर एक और था कि डिसीजन टेकन ऑन प्रोसीजरल लैप्स इन एनी पब्लिक और governmental work project or scheme unless it is shown that the holder of public office or any other person has been conferred for or has received any monetary or other material benefit from the particular public government work whether directly indirectly। यानी ये 2021 में जो ऑर्डर आया था उसके अंदर तो बड़े क्लियरली लिखा हुआ था कि इसने इसको रिश्वत का पैसा जो है उसका प्रूफ देना पड़ेगा नैब का। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है इनडायरेक्टली कि ये अगर नैब के केस के अंदर जो अक्यूज हैं, मिनिस्टर है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है, सेक्रेटरी है या कोई चेयरमैन है, और उसने नैब ने उसके ऊपर पर्सनल रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया तो ख़त्म हो गया ना केसेस। ठीक। कराची में ज़मीन थी 300 से 700 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी थी कायम अली शाह ने, सही, मलीर के अंदर, और उसके अंदर जो है वो टीआईपी ने उसको टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका और नैब ने केस बना दिया। वो केस कैंसिल हुई ज़मीन और नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी कि वो क्योंकि उसके अंदर वो कई पैसे चलने का नुकसान नहीं था। तो वो ये इस आर्गेनाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब ये पिक एंड चूज जो है ये नैब के अंदर कौन करता है ये? तो इस चीज़ के लिए एक स्ट्रीम लाइन होना ज़रूरी है। और इसके अंदर दूसरा आइटम है सर, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद और इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस की। एक कानून है और नैब कोर्ट के मुख्तलिफ नज़रियात हैं और इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे। सर, नैब का कानून है वो हर किसी पर मुख्तलिफ तरीके से लागू क्यों किया जाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? कानून सबके लिए यकसा क्यों नहीं है? ये पिक एंड चूज जो है वो अकाउंटेंट कोर्ट के जज को देखना चाहिए कि वो कानून की जो है सही इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। कानून की तशरीह जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक आदमी जिसपे करप्शन पैसा लेने का इल्ज़ाम नहीं है तो नहीं है, उसको क्यों केस का चला रहा है वो आदमी? और जबकि सिंध के कोर्ट में ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक, पंजाब के अंदर जो है वो छूटते जा रहा है। इस कानून के हिसाब से सैकड़ों केसेस ख़त्म हो गए। सिंध के अंदर मैं ना मानूं, सिंध में अकाउंटेंट कोर्ट का जो सिस्टम है उसका ये होता है कि एक सुपरवाइजरी जज होता है, उसका काम है देखे उसने क्या किया, उसके बाद नीचे 4-5 अकाउंटेंट कोर्ट के जज हैं, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर एक हाई कोर्ट का एक जज बैठा हुआ है, वो इसको देखिए क्या किया इन्होंने। इसके अंदर आपको मैं पूरे ऑर्डिनेंस के बता रहा हूँ जैसे में कि इसमें ये भी है कि एनी एडवाइस और रिपोर्ट और ओपिनियन गिवन बाय अ पब्लिक ऑफिस होल्डर और एनी अदर पर्सन इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, अगर किसी ने ओपिनियन दी है, एडवाइस दी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर तो हो गया ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं,
और अदर्स मीन हो गए वो जो कि कंसल्टेंट होते हैं, वकील होते हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट होते हैं, उसके ऊपर जो है कोई केस नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। इसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कट, अपॉन नेशनल असेंबली सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस कमिंग इनटू फोर्स, ऑल पेंडिंग केसेस, inquiries, investigation, trial and proceeding under this ordinance relating to persons or transaction mentioned in subsection 2 shall stand transferred to this। ये हो गए खत्म। आज इसको 6 महीने हो गए। किधर है नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल, किधर है नैब कोर्ट्स, किधर है हाई कोर्ट का जज जो बैठे हुए, मतलब रूल ऑफ लॉ किधर है? इसके अंदर मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि केस जो है, आप असद मुनीर ब्रिगेडियर जो थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी नैब के केस की वजह से, उनको बरी किया है जस्टिस नैब कोर्ट ने। वो कोर्ट भी किसकी है? वो कोर्ट जो है वो इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद आदम। ये जजमेंट है स्टेट वर्सेस इम्तियाज़ इलाई CDA के चेयरमैन थे कि ये ज़मीन इन्होंने दी थी और ज़मीन को जो है उसके ऊपर कि एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज आर दैट प्लॉट नंबर 31A एंड 34A G9 मरकज measuring 277 square yard was auctioned and allotted late in 1988 that the depositing amount short। और इसको जो इन्होंने उस पर केस बना दिया था। ये केस बना दिया तो इस पर इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है that President of Pakistan promulgated National Second Amendment Ordinance 2021 and National Assembly Third Amendment Ordinance 2021 which amended section N4 of NAO 1999 which is produced as under। वो जो मैं आपको बताया कि इसके the president has promulgated this ordinance और इसके हिसाब से जो है इसके ऊपर एक केस बनते ही नहीं है। In the light of national ordinances amendments this court has got no jurisdiction to try the cases। मतलब कोर्ट कर ही नहीं सकती, ये जज खुद कह रहा है ये। और केस को उसने which is written back to the chairman DG NAB through IO for this reference on the ground that the jurisdiction of this court has been outset by president under the ordinances। जस्टिस ये जज आजम जो है ये वो है जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी है। ठीक, ये बहुत पुराने, ये 2 जज वहाँ पर है और इनका काम ये 6 टेरर पूरे कर चुके हैं। तो इनका ये जजमेंट है और इसके हिसाब से उन्होंने केस को ख़त्म कर दिया, सबों को बरी कर दिया। ठीक। इसके बाद दूसरा आप केस आप लेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है जो इसके ऊपर नंदीपुर के ऊपर अतर मिनुल्ला का है। और इसमें नंदीपुर के अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो 2021 उसके तहत इन पे पैसे का चार्ज नहीं है, जिसपे कि उसको छोड़ दिया था बाबर अवान को, जो मिनिस्टर आज लगे हुए। बाबर अवान का जो है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये नंदीपुर जो है वो यहाँ पे पड़ा रहा सामान पोर्ट के अंदर। और मिनिस्ट्री लॉ ने जो है उसकी इंक्वायरी कराई सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये लगा कि 1.5 साल से मिनिस्ट्री लॉ ने अप्रूवल नहीं दी और उस पर उनको ऊपर केस फाइल हो गया रेफरेंस का। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद उसको भी छोड़ दिया था, ये ऑर्डिनेंस के तहत छोड़ा है। अच्छा, तो ये ऑर्डिनेंस जो है उनमें बाबर अवान छुट गए। अच्छा। मगर दूसरे जो थे सेक्रेटरी थे रियाज सेक्रेटरी लॉ, उनको नहीं छोड़ा था जज ने। मतलब रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। तो इस पे अतर मिनुल्ला ने कहा है कि ये जो है for the above reasons we allow the constitutional petition and filed by the petitioner and accordingly set aside the impinged order dated 18/3/2020 we thereby declare that petitioner acquitted in the light of judgment rendered by the learned division bench of this court in the case of Mohammad Masood Chishti Supra। तो ये इसके अंदर बड़ा क्लियर है। दूसरा केस जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन द कोर्ट ऑफ अकोमोडेटी ये है स्टेट वर्सेस सिकंदर हयात मक्कन। ये केस है जिसके अंदर के अपॉइंटमेंट ऑफ ओगरा का तौकीर सादिक का अपॉइंटमेंट था और गलत था। उसमें अक्यूज कौन कौन थे? उसमें अक्यूज थे यूसुफ रजा गिलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। उसमें अक्यूज थे सिकंदर हयात मक्कन। उसमें अक्यूज थे
मोहम्मद अजमल कुरैशी, उसमें एक्यूज थे तौकीर सादिक। वो उसकी एप्लीकेशन आई थी और उसकी अपील जो है वो ये 17/3/2022 को ये केस का जजमेंट आया है। My this order shall dispose the application filed by accused number 1 to 5 for the acquittal under 265K CPRC। मतलब ये यही है कि कहता है कि भाई ये जब हमारे रिव्यू को नैब के परव्यू से बाहर हो गया ये, क्योंकि इस पे अपॉइंटमेंट के अंदर जो है ना, किसी के लीगल अपॉइंटमेंट है जैसे बताया, तो उसके अंदर जो है वो नुकसान हुकूमत को क्या हुआ है, वो नुकसान ये है कि इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको तनख्वाह गलत चली गई। अच्छा। तो उस अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर तो पैसा नहीं खाएगा ना, सेक्रेटरी पैसा नहीं खाएगा। अपॉइंटमेंट का तो पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है कि हम नौकरियां देंगे तो अपॉइंटमेंट देते हैं अपने पॉलिटिकल उस पर दे देते हैं, मेरिट को, गलत है अपॉइंटमेंट देना, मेरिट को तोड़ के मेरिट चेंज कर देते हैं। मगर उसमें ये इल्ज़ाम के पैसा करप्शन उस वक्त होगी, ये इमरान खान ने, आरिफ अलवी ने नैब का ऑर्डिनेंस को डिफाइन करके पाकिस्तान में सबसे बड़ा एनआरओ दिया है कि करप्शन उस वक्त आएगी जबकि एक उनके डिसीजन से, पब्लिक ऑफिस होल्डर के डिसीजन से अगर नुकसान भी हुआ है, अगर ये प्रूव होता है कि उस शख्स ने पैसा खाया है या उसने कोई पर्सनल गेन लिया है तो उसके ऊपर केस चलेगा, अदरवाइज वो नैब के ऑर्डिनेंस से बाहर हैं। तो सारे केसेस जो है अपॉइंटमेंट के वो नैब के परव्यू से बाहर हो गए और उसको ख़त्म होना चाहिए, मगर नहीं हो रहे। और इसमें इसका जज ने बड़ा अच्छा दिया है, अक्यूज पिटिशनर आर चार्ज विद अंडर सेक्शन 9A 4 6 7 12 of NAO 1999, punishable under section 10 of NAO 1999 10 साल सजा है। प्राइमा फेसिया section 9A 4 7 are not applicable and the offence of 9A 6 and 12 of NAO 1999, that is misuse of authority with connivance and collusion of all accused in the alleged shape, has been ousted from the jurisdiction of this court in presence of amendment made through National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 and National Accountability Third Amendment Ordinance 2021, जो अक्टूबर 30 और अक्टूबर 7 को आए थे। सही। In the above circumstances, when the jurisdiction of this court is ousted in respect of misuse of authority as alleged in the case, that is, in absence of sufficient evidence to show that the holder of public office accused petitioner has received or gained any monetary or other material benefit from the decision, advice, report or opinion rendered or given by them in appointment of the chairman OGRA, order of the acquittal cannot be passed due to lack of jurisdiction. The criminal proceeding against all the accused, including accused 6, are hereby abated at this stage in sense that the departmental civil criminal proceeding will not be barred at other fora if warranted by general and other specific law. All the applications at hand are disposed of accordingly. Accused petitioner are on bail and their bail bond stand discharged. मतलब उन्होंने कहा ये हमारे परिवार से बाहर हो गए, अब ये अंडर द ऑर्डिनेंस ये नैब का काम है कि ये अगर इसे इलीगल अपॉइंटमेंट है तो वो डिपार्टमेंट को भेज दे। ठीक। ओगरा का जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है वो उसको करे, केपीटी आया तो केपीटी करे। ठीक। ये जजमेंट इनका आया है और ये 13-17 को। तो इसके हिसाब से अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये इसका नैब के अंदर जो है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त शोर शराबा चल रहा है कि नैब जो है वो ब्लैकमेल करती रही है। नैब के ब्लैकमेल का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं रहा। नैब के केसेस ये पुराने हैं, अभी के बने हुए नहीं है ये। इन केसेस को जो है अब सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन ये होनी है। इम्प्लीमेंटेशन का पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से हमारी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली वो लिस्ट बना के सारे वो केसेस जो उनके नैब के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो
2021 के दोनों ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो उनके परिव्यू से बाहर है, उनको इमीडिएटली विड्रॉ करें। अगर ट्रायल चल रहा है इन्वेस्टिगेशन को बंद करें, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज दें फॉर नेसेसरी एक्शन, लाइक स्टेट बैंक हो गया, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, लाइक फॉर एक्शन अंडर देयर लॉ। मगर और अकाउंटिंग कोर्ट के जज का भी काम है कि वो ऐसे ट्रायल को ना करे और वकीलों की फीस को ना हवा दे कि बेचारा पता हुआ है, अब कराची में होते हैं तो लोग इस्लामाबाद से चल हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। ये ऐसे ही तो ये सारी की सारी करप्शन के केसेस जो हैं ये अब नैब के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो, अच्छा एक और मैं बता दूं, इसके तहत जो है ये ऑर्डिनेंस अगर ये एक्सपायर हुए हो गए और जून में ख़त्म हो गए, ठीक, इसके तहत सारे केसेस ख़त्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जब आप इसे देखेंगे ये आर्टिकल 264 है ठीक, कि अगर कोई लॉ बना और लॉ जो है रिपील हो गया तो ड्यूरिंग द पीरियड द लॉ वाज इन फोर्स, यदि 6 महीने 8 महीने का था, उस पीरियड में जितने केसेस चल रहे थे, जितने केसेस के अंदर 265 के में दाखिल किए गए कोर्ट में, उनका फैसला जो है वो उन लॉ के तहत होना है जो ऑर्डिनेंस में था, एज इट इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें बहुत बड़ा मसला आएगा और इसको हम चाहते हैं कि अगर सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं, और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के और हाई कोर्ट के जजेस जो नैब कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं, दे शुड इमीडिएटली टेक एक्शन एंड विद इन 10 days, not more than 10 days, जी सर, close all the inquiries, investigation or trial and forward the cases to the relevant department और reduce, जो 1000 केसेस 1200 केसेस अगर हैं तो हार्डली जो है वो रह जाएंगे। अब जैसे केस है डॉक्टर आसिम पे, डॉक्टर आसिम पे केस है कि जी उसने ओगरा का जो ये ऑयल का जो है वो उसने पता नहीं खाद की प्राइस के अंदर गड़बड़ की और 420 अरब का लॉस हो गया। क्या वो 420 अरब का लॉस क्या है कि वो जो है वो महंगी हो गई खाद की कीमत, और वो एक बोरी की कीमत पे जो है वो 400 रुपए का फायदा हो गया, तो लॉस हो गया। भाई वो लॉस अगर हो गया है तो हाइपोथेटिकल है, डॉक्टर आसिम पे कोई करप्शन पैसा लेने का इल्जाम नहीं है, केस खत्म होना चाहिए। मगर नैब के केसेस के अंदर जो बार बार आता है कि 900 अरब के केसेस है, 460 अरब का सिर्फ आसिम पे केस है, तो ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत। इस ऑर्डिनेंस के तहत सारे केसेस खत्म हो सकते हैं, जबकि कानून एक है लेकिन नैब कोर्ट के मुख्तलिफ नजरियात है, शायद इसीलिए पाकिस्तान में रूल्स ऑफ लॉ नजर नहीं आता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।